नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के बीच हमारे YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट के द्वारा जो WCS सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाए जा रहे थे, उसी में से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सांख्यिकी एंड ग्राफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक एंड ग्राफ्स, है ना। चलते हैं इस पे जो भी क्वेश्चन है उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो आपको कहा जा रहा है, प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य होगा, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत की जो आपकी सम संख्याएं होती हैं उन सभी सम संख्याओं को लेना पड़ेगा। जैसे कौन कौन सी सम संख्या होती है, सबसे पहले सम संख्या होती है आपकी, क्या होती है, 2, है ना। क्या होती है, 2 होती है। दो कामा अगर 2 होती है तो 2 के बाद अगली जो हमारी सम संख्या आती है वो आती है आपकी 4, 6, 8 और फिर इसके बाद 10, 12, ऐसे करके हमारी सम संख्याएं आती जा रही हैं। और ये 7 नंबर्स तक हमको काउंट करके देखना है। ये कौन सा होगा लास्ट नंबर, ये होगा 14, है ना। ये हमारी 7 नंबर्स लिखे हुए हैं। इसमें पूछा जा रहा है आपसे माध्य होगा, है ना। माध्य आप सब लोग देख पा रहे होंगे, 3 संख्या इधर पे, 3 संख्या इधर पे, तो भी हमारा 8 निकल के आ रहा है ना। या फिर इसमें से ऐड करके डिवाइड करें तब भी चीजें हमारी वो कितनी आएंगी, तब भी हमारा 8 ही निकल के आएगा इसका आंसर, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन को जो आंसर होने वाला है, कोई ऑप्शन नंबर बी होने वाला है राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बी राइट आंसर होगा, ठीक है, 8। अगला क्वेश्चन है आपका, 10वीं कक्षा के 5 विद्यार्थियों की माध्यमान ऊंचाई जो है वो कितनी है, 161 है। माध्यमान ऊंचाई या कह सकते हैं हम लोग कि एक प्रकार से औसत, है ना। यानी कि एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों का जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 161 है। यह मध्यमान जो है वो कितना है, 161 है। इसके बाद कहा जा रहा है यदि उनमें से 4 विद्यार्थियों की ऊंचाई 165, 159, 156 और 162 हो तो 5वें विद्यार्थी की ऊंचाई कितनी होगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनका औसत से कुल योग निकाल लेते हैं। इन 5 विद्यार्थियों की जो ऊंचाई का योग है ना। तो 5 विद्यार्थियों के 5 विद्यार्थियों की ऊंचाई का योग, अगर ये निकालना है हमको तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊंचाइयों को योग निकालना है। तो हमको ये जो संख्या दी हुई है, यानी कि इसका माध्य कहें या औसत, तो अगर ये निकालना है तो हमको क्या करना होगा, 161 × 5, है ना। ये इनका औसत भी कह सकते हैं या माध्य कह सकते हैं। ये कितना था, 161। अगर उसमें से हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि ये 5 विद्यार्थियों के था, है ना। तो 5 विद्यार्थियों का था तो इंटू 5 किए, ये कितना हो जाएगा, 5, 6 का 30, 0 और फिर इसके बाद 5 एकम 5, 5, 3, 8, 805 आपका इनका टोटल योग आ गया। यानी कि इनकी जो हाइट का योग है वो कितना आया, 805 आ गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये जो 4 विद्यार्थी हैं, 1, 2, 3 और 4, फिर 4 विद्यार्थियों का आयु का ऊंचाइयों का योग, है ना। 4 विद्यार्थियों की लंबाई का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले लंबाई कितनी है, 65, 59, 56, 165, 159 और 156 और क्या है 162, 1
62, है ना। अब इन सभी का हमको क्या करना है, योग निकालना है, ठीक है ना। सभी को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके देखेंगे तो 6 2 8, 8 5 13, 13 और 9 22 की 2, है ना, हासिल लगा 2, 22 की 2 हासिल लगा 2, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 5, 13 5 18, 18 और 6, 18 6 24, 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 और 2 6, 624 ये आ गया आपका। अब हमको क्या करना होगा, 5 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का योग और 4 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का योग हमको पता चल गया। तो यहाँ पर हमको 5वें विद्यार्थी की अगर ज्ञात करनी है ना, 5वें विद्यार्थी की ऊंचाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप लोग लिखेंगे 805 माइनस 624, 642, ठीक है ना, 642। इसको इसके बाद हम लोग लेस करेंगे, 5 में से 2 गया 3 आ गया, 10 में से 4 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा, और ये बचेगा कितना आपका 7, 7 में से 6 गया तो 1 आ जाएगा, और ये आपका आ गया। कितनी ऊंचाई आई है, 163 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 163 सेंटीमीटर। और ये ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। जिस प्रकार हमने पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें से आपको 7 विषम संख्याओं का माध्य पूछा गया था, वैसे यहाँ पर 6 संख्याओं को पूछा जा रहा है। जब 6 संख्याओं को पूछा जाएगा तो माध्य कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। उसके निकालने का तरीका यही होगा, जब 6 संख्याओं का है तो उसमें से हम लोग काउंट करेंगे, है ना। मिड पॉइंट तो इसमें से बनेगा नहीं आपका। लिखते हैं हम लोग सबसे पहले विषम संख्या है, तो सबसे पहली विषम संख्या 1, फिर इसके बाद 3 5 7 और 9, है ना। ये हमारी 5 हो गई हैं और छठवीं हो जाती है 11। ये हमारी 6 विषम संख्याएं हो जाती हैं, 1 3 5 7 9 11, ठीक है ना। इनमें से ये हमको चीज चेक करनी है कि हमारा जो विषम संख्याओं का माध्य आएगा वो कितना आएगा। तो हम लोगों ने पहले काउंट किया, इधर से 2 इधर से 2 छोड़ दिया, बीच की 2 हमारी जो रही हैं उनका योग किया, 5 और 7 का ऐड किया, बाई 2 किया, यानी कि आपका आ जाएगा 12/2, यानी कि आपका जो माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ग अंतराल 20 से 60 का वर्ग चिन्ह होगा, तो 20 से 60 का वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, तो 20 का 60 में से लेस करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, वो हमारा वर्ग चिन्ह बताएगा। और 20 और 60 को लेस करने से हमको कितना प्राप्त होता है, वो 40 प्राप्त होता है ना। और ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मतलब है जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, ये कहीं न कहीं पर केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित है। और इसमें से एक बात कही जा रही है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है ना। आपका माध्य हो गया और बहुलक हो गया और माध्य हो गया, ये तीनों कहीं ना कहीं पर इन तीनों का एक संबंध बनता है। जैसे क्या लिखा जाता है उसको, बहुलक इक्वल टू क्या होता है आपका 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है ना। ये एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में आपको तीनों चीजें मिल रही हैं जो इसी चैप्टर से संबंधित है ना। किससे, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो वैल्यूएशन रहेगा, है ना, वो कहीं ना कहीं पर ये तीनों चीजें हमको एक साथ दिख रही हैं। इसका मतलब ये है कि चैप्टर की चीजें हो गई, लेकिन जो मानक विचलन है ये आपके मान को दर्शाता है, जो इस चैप्टर में से चीजें नहीं दी जा रही हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो इस केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी महाविद्यालय के 10 विद्यार्थियों के प्रतिदिन जेब खर्च क्रमशः निम्नलिखित हैं, 26 27 20 29 21 23 25 30 28 और 21 माध्य प्रतिदिन जेब खर्च होगा। तो अब इनमें से क्या करना है, आपको माध्य निकालना है, वो भी प्रतिदिन
खर्च के साथ में, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पर हमारे नंबर रिपीटेड है और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक सीरीज चल रही हो। अगर सीरीज चल रही होती तो हम जैसे पहले करते रहे हैं वैसे भी करके इनका माध्य निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें तो है नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, है ना। इस क्वेश्चन में से आप लोगों को पता है एफ आई का वैल्यू कितना होगा और उसको काउंट करके आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। निकालते हैं हम लोग। इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेना है ना। तो हम जब ऐड करेंगे तो लिखा जाएगा, मान लो कुछ भी लिखें, चाहे कोई संख्या पहले लिख देते हैं चाहे कोई बाद में लिख देंगे, उसको ऐड करने से हमारी संख्या का जो परिवर्तन होगा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। 27, 20, 29, 21, 23, 25, 30, 28, 21, इन सभी को ऐड करेंगे, है ना। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 एक 23, 23 और 3, 23 और 3 26, 26 और 5 31, 31 और 8 39, 1 40 की 0 हाथ से लगा 4, ठीक है ना। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 और 2 18, 18 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, है ना 25। और ये कितने बच्चों का था, ये था आपका किसी महाविद्यालय के 10 विद्यार्थियों का, है ना। 10 विद्यार्थियों का था, यानी कि इनका जो योग आया वो आया 250 और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, वो थी आपकी 10, है ना। जैसे इनका हम डिवाइड करेंगे आपस में से तो आपका जो इनका माध्य है वो निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। और 25 हमें किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, और ये इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका संचयी बारंबारता सारणी। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से क्या ज्ञात करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपकी संचयी बारंबारता सारणी है वो आपको इनमें से किसको ज्ञात करने के लिए बनाई जाती है। तो जो संचयी बारंबारता है वो माध्यक या माध्यिका, बहुलक और माध्य, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो संचयी बारंबारता है वो आपको निकालना होता है माध्य या माध्यिका, ठीक है ना। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो संचयी बारंबारता का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग अपने। अगला क्वेश्चन है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है ना। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या हमारी होती कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे तो इनका जो माध्य बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 4, है ना। प्राकृतिक संख्याएं बात कर रहा है ये 0 1 2 3 4 5, है ना। और 3 3 6 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। तो हम लोगों को 6 तक काउंट करना पड़ेगा। अब इनका अगर माध्य निकाला जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया जा रहा है ना। और ये आपका राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका भुज और कोट के मिलान बिंदु का नाम क्या होता है ना। तो जो भुज और कोट होते हैं, जैसे हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार दर्शाया जाता है ना। निर्देशांक ज्यामिति में हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं, जहां पर हमारा ये जो आपकी क्षैतिज रेखा होती है ये किसको दर्शा रही होती है, x अक्ष को दर्शा रही होती है, और ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है ये y अक्ष को दर्शा रही होती है। अब ये y अक्ष वाली जो रेखा है इसको हम लोग कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और जहां पर ये दोनों बिंदु पॉइंट कट करते हैं इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं मूल बिंदु। क्या नाम देते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर कहा जा रहा है भुज और कोट के मिलान बिंदु को नाम दिया जाता है,
तो जो भुज और कोट का जहां पे मिलान होता है उस बिंदु को नाम दिया जाता है रेखा, ग्राफ, मूल बिंदु, है ना। तो आपका ये जो हमारा भुज और कोट है वो कहीं पर भी हो सकता है ना, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी जाकर बनेगा और उसे हम क्या नाम देंगे, एक ग्राफ नाम देंगे, ठीक है ना। एक ग्राफ बनेगा या रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति बनेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिंदु 4,8 को किस अक्ष में रखा जाएगा। अभी हमने बताया आपके 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है ना। इनको क्या बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है ना। ये होता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, है ना। द्वितीय चतुर्थांश जिसको नाम कहा जाता है, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, है ना। और ये होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। ये आपके 4 चतुर्थांश होते हैं। अच्छा, इन चतुर्थांशों का डिवाइड करने का मेन मकसद क्या था, जैसे हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है ना। वहां पर क्या था कि आपका सभी फर्स्ट चतुर्थांश में सभी चीजें पॉजिटिव होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है ना, निर्देशांक ज्यामिति में भी ये चीजें होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पहला चतुर्थांश जो होता है इसमें x और y अक्ष के दोनों के वैल्यूएशन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और y भी पॉजिटिव होता है ना। फिर द्वितीय चतुर्थांश में जब हम लोग जाते हैं तो ये जो हमारा x अक्ष का बायां सिरा रहता है ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है ना। ये इधर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। इधर के सभी नंबर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं दाहिनी साइड के x अक्ष के, है ना। और बाईं साइड के क्या हो जाते हैं, ये हमारा x डैश से इसको डिनोट करते हैं, इसको x से, और ये हमारे जो नंबर्स बनते हैं -x और कामा y के नाम से इसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि y अक्ष हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये इसका निगेटिव है, ठीक है ना। ये इसका निगेटिव है ना। ये इसको y डैश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा तीसरा चतुर्थांश रहेगा, थर्ड वाला, इसमें से क्या होगा, तो दोनों हमारे जो मापक पॉइंट रहेंगे इसमें से दो के दोनों हमारे ऋणात्मक रहेंगे, है ना। माइनस का x वाला भी रहेगा, भुज भी होगा और माइनस का कोट भी होगा, ठीक है। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या आता है, यहाँ पर आपका y का वैल्यूएशन ऋणात्मक और x का वैल्यूएशन धनात्मक हो जाता है ना। तो ऐसे में क्या बनेगा, x का मान माइनस का y, कुछ ऐसे करके इनकी वैल्यूएशन निकल के आएंगी, ठीक है ना। फिलहाल आपसे जो पूछा जा रहा है बिंदु 4,8 को किस अक्ष में रखा जाएगा, तो आपका देख पा रहे होंगे दोनों बिंदु पॉजिटिव किस चतुर्थांश में होते हैं, चतुर्थांश फर्स्ट में, यानी कि चतुर्थांश ऑप्शन नंबर 1 में दिया जा रहा है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, दो परिवर्ती राशियों के आपसी संबंध को बताने वाले रेखा चित्र को कहते हैं, है ना। दो परिवर्ती राशियों के आपसी संबंध को, है ना, तो वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, वो रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है ना। जो रेखा चित्र होता है उस रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग किसको दर्शाते हैं, दो परिवर्ती राशियों के आपसी संबंध को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ग्राफ में क्षैतिज रेखा को किस अक्ष पर दर्शाया जाता है। आप सभी लोगों को हमने एक ग्राफ बताया था अभी, उसमें से ये बताया था x अक्ष होता है और ये होता है आपका y अक्ष। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ग्राफ में क्षैतिज रेखा को किस अक्ष द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है ये आपकी कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो x अक्ष के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ई में इसको ऐड कर सकते हैं हम, है ना। x अक्ष के नाम से जाना जाता है ना। यहां पर आपको ये चीजें नहीं दी जा रही हैं। यहां पर अगर आप देखें लंबवत अक्ष, क्षैतिज अक्ष, है ना। क्षैतिज अक्ष, ये क्षैतिज रेखा है, इसको क्षैतिज अक्ष के नाम से कह सकते हैं, लेकिन आपका x अक्ष कहना ज्यादा उचित होगा, ठीक है ना। x अक्ष कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि क्षैतिज अक्ष आपका क्षैतिज रेखा होती है, बल्कि क्षैतिज अक्ष नहीं होता है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर रेखा को किस अक्ष पर अंकित किया जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है उसको किस अक्ष पर अंकित किया जाता है। तो अक्ष कौन सा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए, यह आपका y अक्ष होता है ना। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अक्ष लिखा हुआ है ना। तो
तो कह सकते हैं हम लोग, या तो लिखिए इसमें से वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा से हम किसको डिनोट करते हैं, तो वाई अक्ष को डिनोट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वाई अक्ष है ना, ऊर्ध्वाक्ष, तो वो भी आपका ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है ना। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 था, इसमें से जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये दोनों क्वेश्चन एक ही चीज से संबंधित थे, दोनों ग्राफ में पूछ रहे थे। एक में ऊर्ध्वाधर पूछा गया था, एक में क्षैतिज पूछा गया था। ठीक है ना। दोनों में से अगर ये क्षैतिज अक्ष पूछा ऑप्शन देता है तब तो ठीक है, नहीं देता है एक्स अक्ष अगर देता है तो हमारे कहने का मतलब एक्स अक्ष भी इसका राइट आंसर हो सकता था। ऐसे ही जो ऊर्ध्वाधर रेखा में हो, ऊर्ध्वाधर अक्ष अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो आपका वाई अक्ष भी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न बिंदुओं को कैसे दर्शाया जाता है। भिन्न भिन्न बिंदुओं को आपके क्षैतिज रेखा में दर्शाया जाता है, रेखा चित्र में दर्शाया जाता है, या मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो ये जो भिन्न भिन्न बिंदु हैं वो आपके रेखा चित्र में दर्शाया जाएगा जब आपकी निर्देशांक ज्यामिति की बात की जाएगी। ये हमने आपको पहले भी बताया है। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिंदु -3, -2 में वाई अक्ष की दूरी कितनी है। बिंदु जो है -3, -2 में वाई अक्ष की दूरी कितनी है। यहाँ पर आप सब जो जान रहे हैं, जो आपका पहला अंक होता है इसे हम लोग भुज के नाम से जानते हैं, भुज और कोटि है ना, कोटि। जो हमारा भुज होता है वो एक्स अक्ष को डिनोट कर रहा होता है, जो कोट होता है वो वाई अक्ष को डिनोट कर रहा होता है ना। यहाँ पर जो हमारा कोट का वैल्यू यानी वाई अक्ष का जो वैल्यू है -2 है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और ये ऑप्शन इसका राइट होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स अक्ष के समांतर नापी गई दूरियां क्या कहलाती हैं। मूल बिंदु या भुज या निर्देशांक या कोट है ना। हमने पहले ही आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हमारी जो एक्स अक्ष की जो दूरी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो भुज के नाम से जाना जाता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वाई अक्ष के समांतर नापी गई दूरियां क्या कहलाती हैं। जो वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष के समांतर जो नापी गई दूरियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको हम लोग कह सकते हैं कोट के नाम से है ना। क्योंकि एक्स अक्ष की जो दूरी होती है हम उसे भुज के नाम से जानते हैं, तो वाई अक्ष की दूरी को हम लोग कोट के नाम से जानते हैं है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चतुर्थांश में राशियों को कीमत मानी जाती है ना। चतुर्थांश की बात कही जा रही है। यहाँ पर हिंदी में चतुर्थांश जो लिखा है ना, यहाँ इंग्लिश में भी इसको डिनोट किया गया है, फोर्थ एडुकेशन। जो अभी आपका रहेगा चतुर्थांश में संख्या, उसमें से आप सब लोगों को पता है वाई अक्ष आपका ऋणात्मक हो जाता है और एक्स अक्ष जो रहता है वो धनात्मक हो जाता है ना। जो एक्स अक्ष रहेगा धनात्मक रहेगा और वाई अक्ष आपका ऋणात्मक रहेगा। ऐसे में आप देख पाएंगे पहला आपका संख्या क्या होता है, एक्स अक्ष का होता है, धनात्मक रहेगा, और दूसरा आपका संख्या ऋणात्मक रहेगा जो कि वाई अक्ष का होता है ना। ये ऐसे कुछ जाकर के हमारा बनेगा है ना। ये हमारा होता है चतुर्थांश यानी कि 4 नंबर है ना। और 4 नंबर में आपका x पॉजिटिव और y निगेटिव रहता है और ये हमको दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आलेख पर क्षैतिज रेखा को कहा जाता है। कोई आलेख जो हमारा या फिगर्स बन रहा है उसमें से जो क्षैतिज रेखा है उसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता, रेखा कहा जाता, रेखा चित्र कहा जाता, चौकोर कहा जाता। चौकोर और रेखा चित्र या रेखा, ओरिजिन तो आपका जो होता है वो मूल बिंदु को कहा जाता है ना, या उद्गम को कहा जाता है। तो जो मूल बिंदु होते हैं वो 0,0 होते हैं। इसमें से फिलहाल तो जो भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। इस वजह से हम इसमें से एक आंसर आपका और ऐड कर ले रहे हैं। आलेख पर क्षैतिज रेखा को हम किस नाम से डिनोट करते हैं, तो एक्स अक्ष के नाम से है ना, एक्स अक्ष के नाम से, जैसे कि हमने पिछले भी क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट अक्षों के बीच का कोण कितने अंश का होता है। कोऑर्डिनेट के जो अक्षों के बीच का जो कोण है वो कितने अंश का होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आपके अक्ष हैं इनके बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 90 एंगल का बनता है। ठीक है ना।
90 अंश का एंगल बनता है, वो चाहे फर्स्ट आपका चतुर्थांश रहे या सेकंड चतुर्थांश रहे, सभी में से ये चीजें आती हैं, ठीक है ना। और ये कोण 90 अंश का ही बनता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होता है, ठीक है ना दोस्तों। और ये हमारी क्लास भी कंप्लीट होती है ना। और हमारा जो पूरे क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सभी लोग हमारी इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी चीजें आपको पूछना है तो आप कमेंट करिएगा, है ना। और ये आपकी क्लास खत्म होती है, इसके बाद अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।